बत कही साहित्यिक गपशप के इस YouTube चैनल में मैं मालचंद तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं चर्चा करूँगा रूसी भाषा के नहीं बल्कि जब सोवियत संघ हुआ करता था, अब रूस है और बाकी सोवियत संघ बिखर गया, कई देश हो गए। जब सोवियत संघ हुआ करता था तो उसका एक इलाका था दागिस्तान, और उस दागिस्तान के कवि होते थे रसूल गमजातोव। GH से स्पेलिंग उनकी शुरू होती है, इसलिए उनको कई जगह हमजातोव बोला जाता है, कई जगह गमजातोव बोला जाता है। लेकिन रादुगा प्रकाशन की किताब में इसको गमजातोव लिखा गया है, इसलिए मैं उसे मानक मानते हुए मैं यही कहूँगा कि रसूल गमजातोव। वे उस दागिस्तान में रहते थे, और दागिस्तान एक छोटा सा इलाका था। वहाँ की एक मातृभाषा थी, उसका नाम था अवार। अवार मातृभाषा को बोलने वाले करीब 3 लाख लोग थे जो उस भूभाग में रहते थे। उसी भाषा में रसूल गमजातोव ने एक अद्भुत किताब लिखी जो विश्व भर में लोकप्रिय हुई और आज भी अपना सानी नहीं रखती। उस किताब का नाम है मेरा दागिस्तान। मेरा दागिस्तान किताब लिखने के बारे में किताब है। उसमें बेहद दिलचस्प किस्से हैं। उसमें एक किस्सा ऐसा है जो हमें प्रतिभा और परिश्रम, यानी व्यक्तिगत प्रतिभा और साधना, साहित्य की साधना, शब्द साधना, इसके अनुपात के बारे में बहुत रोचक ढंग से हमें बताता है। मैं आपके सामने पेश करता हूँ वो किस्सा। उसमें रसूल गमजातोव अपने दादा अबू तालिब का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अबू तालिब जब नौजवान थे तो गांव की एक कुम्हारिन पर वे फिदा हो गए। बेहद खूबसूरत कुम्हारिन थी, और किसी बर्तन को रिपेयर कराने के लिए, किसी सिलसिले में या बर्तन खरीदने के लिए वे गए थे, और उसके पास गए और उस पर फिदा हो गए। माफ़ कीजिए, कुम्हारिन नहीं थी, लोहारिन थी। तो लोहारिन के पास गए थे और उस पर फिदा हो गए। लेकिन अब वो युवा चंचल मन बार बार सोचे कि कैसे उसके पास जाया जाए। तो घर में एक पुरानी सुराही थी। उस सुराही में रसूल लिखते हैं कि अबू तालिब ने एक सुराख किया और अपनी माँ से कहा इस सुराही में सुराख हो गया है, इसलिए मैं उसे लोहारिन से ठीक करवा के लाता हूँ। उस सुराही को लेकर अबू तालिब उसके पास जाते हैं, लोहारिन के पास, और वो उसको टाँका लगाकर कुछ अपनी तरह से वेल्डिंग करके उसको बंद कर देती है, ठीक कर देती है, लेके आ जाते हैं। लेकिन अब बार बार उसकी तरफ आकर्षित होता मन, उसने फिर एक दिन एक सुराख किया उसमें, और लेकर उस लोहारिन के पास अबू तालिब पहुँचे। उसने ध्यान नहीं दिया, फिर उस सुराख को ठीक कर दिया और अबू तालिब आ गए। अब यही क्रिया बार बार दोहराई जाने लगी। जब 4, 5, 7 बार ऐसा हो गया, सुराही में सुराख होते ही गए, तो लोहारिन ताड़ गई कि मामला कुछ गड़बड़ है। और उसने एक दिन जब अबू तालिब सुराही लेकर पहुँचे तो सुराही हाथ में लेते ही उनके सिर पर दे मारी। कहा कि सुराख सुराही में नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी में है, उसका इलाज करना पड़ेगा। और कहते हैं कि उस सुराही की चोट अबू तालिब के सिर से ज़्यादा उनके दिल पर पड़ी, और वे कुछ विचित्र ढंग से बदल गए, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहला गीत रचा। उनकी प्रवृत्ति गीत लिखने की तरफ हो गई। अब धीरे धीरे वे इस दिशा में प्रवृत्त हो गए, और एक तरह से अपने
पराजित प्रेम की पीड़ा को लेकर गीत रचने की दिशा में प्रवृत्त हुए और गीत लिखते लिखते एक दिन वे कह सकते हैं कि हम राजकवि की पदवी तक पहुँचे, यानी उन्हें मानव सदस्य बनाया गया सर्वोच्च सोवियत का, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का। जैसे हमारे यहाँ मैथिली सेनगुप्त और दिनकर आदि राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और उनको हम राष्ट्रकवि मैथिली सेनगुप्त कहते हैं, उसी तरह उनको उस ओहदे पर सरकार ने नामित किया और वे उसके मेंबर रहे। और मेंबर रहने के दौरान ही एक बार जब वे अपने गांव लौटे तो लोग उनसे मिलने आ रहे थे, तो लोहारिन भी उस भीड़ में शामिल थी। और जब उसका उनसे आमना सामना हुआ तो उसने कहा, ये अब्बू तालिब, तुझे याद नहीं, अगर मैंने वो सुराही न फटकारी होती तुम्हारी खोपड़ी पर तो इसमें से कोई गीत नहीं निकलता। सब मेरी सुराही का कमाल है, सब मेरी उस चोट का कमाल है, इसलिए तुझे मेरा एहसानमंद रहना चाहिए। अब महान कवि अबू तालिब ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा कि ठीक बात है, तेरी सुराही की चोट से मैं कवि बन गया, लेकिन मैंने सुना है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तूने 3 शादियाँ की और अपने तीनों ही पतियों को न जाने किस किस उपकरण से तूने पीटा। किसी को झाड़ू से पीटा, किसी को डंडों से पीटा, किसी को हाथों से पीटा, और इस तरह पीट पीट कर उनको तूने भगाया, लेकिन उनमें से कोई एक भी कवि नहीं बन सका, गीत नहीं रच सका। तो मैं तेरा एहसान मानता हूँ कि तेरी चोट से मैं कवि बना, लेकिन कुछ काबिलियत तो तुम्हें मेरी खोपड़ी की भी कबूल करनी पड़ेगी। ये एक बेहतरीन खूबसूरत किस्सा मेरा दागिस्तान में आता है, जो प्रतिभा और साधना के अनुपात का एक रोचक वृत्तांत प्रस्तुत करता है और हमें एक समझ देता है कि कितनी मात्रा में प्रतिभा होती है और कितनी मात्रा साधना की होती है किसी के कवि या गीतकार बनने के लिए। तो इस रोचक किस्से के साथ मैं आज का एपिसोड समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।